अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो वेव्स का लेक्चर नंबर 16 शुरू करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा रहेगा डॉपलर इफेक्ट। बच्चे, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? मान लो आप कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर गए होगे। मान लो आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हो, आपको दूर से एक ट्रेन आती नजर आ रही है। जो ट्रेन के ड्राइवर भैया थे उन्होंने एक हॉर्न बजाया। अब ट्रेन अभी आपसे बहुत दूर है तो आपको हॉर्न का आवाज बहुत आहिस्ता से आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रेन करीब आएगी तो हॉर्न का आवाज क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा। फिर मान लो वो ट्रेन स्टेशन पर रुके बगैर क्रॉस करके आगे चली गई। आप ऐसे ही खड़े हुए थे, वो क्रॉस करके आगे चली गई। अब जैसे जैसे ट्रेन दूर जा रही होगी तो आवाज जो है वो क्या होगी? कम होती जाएगी, उसकी पिच कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। सिमिलरली एक और मिसाल से समझ लो। मान लो आप रोड के किनारे खड़े हुए हो, किसी बस स्टॉप पे खड़े हुए हो, दूर से आपको एक एम्बुलेंस आती नजर आ रही है रोड पे और एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है। जैसे जैसे वो एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है आपको सायरन की आवाज ऊंची सुनाई दे रही है, पिच ज्यादा सुनाई दे रही है, ज्यादा श्रिल साउंड आ रही है। जैसे ही वो आपको क्रॉस करके आगे जाती है आवाज क्या होती है बच्चे? कम होना शुरू हो जाती है, पिच कम होना शुरू हो जाती है। ये जो पूरा फिनोमेना है बच्चे, इसे हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं कि भैया एक ऑब्जर्वर है और एक सोर्स है। ऑब्जर्वर कौन है? जो कि साउंड को सुन रहा है। अच्छा, एक और सवाल आता है यहां पे, सर क्या डॉपलर इफेक्ट का फिनोमेना सिर्फ साउंड वेव में होता है? नहीं, हर वेव में होता है। साउंड वेव में भी है, लाइट वेव में भी है। अभी जो हमारा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 17, उसमें लाइट वेव का फिनोमेना आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। खैर वापस आ जाओ। तो डॉपलर इफेक्ट में दो चीजें होंगी पूरे टॉपिक में पढ़ते हुए, एक ऑब्जर्वर होगा, एक सोर्स होगा। ऑब्जर्वर वो है जो साउंड वेव को सुन रहा है, सोर्स वो है जो साउंड वेव इमिट कर रहा है। जैसे ट्रेन और मेरी मिसाल में मैं ऑब्जर्वर हूं जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और हॉर्न सुन रहा हूं। जो आपके पास ट्रेन है ये क्या है? सोर्स है, क्योंकि वहीं से हॉर्न इमिट हो रहा है। एम्बुलेंस और मेरी मिसाल में मैं खड़ा हूं क्योंकि सायरन की आवाज सुन रहा हूं। एम्बुलेंस मेरा सोर्स है क्योंकि एम्बुलेंस के ऊपर सायरन चिपका हुआ है और जो कि आवाजें निकाल रहा है। तो बच्चे, आज का टॉपिक हमारा यह है कि डॉपलर इफेक्ट क्या है, कैसे है, डेरिवेशंस क्या है, इससे रिलेटेड माजी में क्वेश्चंस एग्जामिनर ने किस किस तरह से पूछे हुए। ठीक हो गया? चलो हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन सुन लो, बिल्कुल आसान सी। अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है तो ऑब्जर्वर को ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा। जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रही है तो ऑब्जर्वर को थोड़ी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा। सिमिलरली ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा। ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, कम फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा। आसान भाषा में, कभी भी ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान फासला कम होगा, चाहे सोर्स की तरफ ऑब्जर्वर जा रहा हो, चाहे ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स आ रही हो, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो। जब कभी भी इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा तो मेरे बच्चे जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को मिलेगी वो कैसी होगी? बढ़ के मिलेगी, यानी कि उसे आवाज ऊंची सुनाई देगी। सिमिलरली जब कभी भी दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, अब दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ने की क्या क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकता है ऑब्जर्वर रुका हुआ हो, सोर्स ही दूर जा रही हो, जैसे मैं रुका हुआ हूं, एम्बुलेंस दूर जा रही है। हो सकता है सोर्स रुकी हुई हो, ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो सकता है दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हो। तो अगर दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को मिल रही होगी वो क्या होगी? कम होती जाएगी, यानी कि उसे आवाज की पिच कम सुनाई देगी। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या बनी? अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। अपेरेंट चेंज, जाहिरी तौर पर आने वाला चेंज, इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। यह कहलाता है डॉपलर इफेक्ट। लिख लेना, अपेरेंट चेंज इन द frequency of waves detected by the observer due to the relative motion between the source and the observer। इसको अपन लोग क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब यहां पे एक चीज और क्लियर कर लो मेरे बच्चे, एक आपके पास सोर्स होगा और एक आपके पास ऑब्जर्वर होगा।
जो फ्रीक्वेंसी मेरा बेटा सोर्स इमिट कर रहा है उसे आप कहोगे एफ, दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्वर को मिल रही है ये है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट, APPARENT, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के करीब आ रही थी तो जो आपको फ्रीक्वेंसी का साउंड मिल रहा होगा वही तो वो इमिट कर रहा होगा। नहीं, ये समझना, पूरे टॉपिक में यही पढ़ना है हमने। वैसे जो फ्रीक्वेंसी सोर्स इमिट करेगा वो कभी भी चेंज नहीं होगी, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को मिल रही होगी वो चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर कि सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। एक मिसाल से समझो, जो ट्रेन है अभी बहुत दूर है, मैं प्लेटफॉर्म से देख रहा हूं, मुझे बहुत दूर ट्रेन नजर आ रही है। ट्रेन के अंदर एक ड्राइवर भैया बैठे हुए जो ट्रेन को चला रहे हैं, उन्होंने एक भरपूर हॉर्न दिया। अब ड्राइवर जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है अभी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और मेरे पास बहुत बारीक सा साउंड आ रहा है, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। आप नोट करो, ड्राइवर को आवाज ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि वो तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुन रहा है। मुझे आवाज अभी कम क्यों आ रही है? क्योंकि मैं तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा हूं। जैसे जैसे वो करीब आ रहा है मेरे लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। क्या हर दफा ट्रेन नई फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट कर रहा है? नहीं, ट्रेन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एफ का साउंड इमिट कर रहा है। लेकिन मैं जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा हूं, मुझे जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, वो चूंकि डिस्टेंस कम हो रहा है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ट्रेन दूर जाएगी, ट्रेन अभी भी उसी फ्रीक्वेंसी एफ का साउंड इमिट कर रहा है, लेकिन मुझे जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो क्या होगी? कम होती जाएगी। ये कम ज्यादा होगी क्यों वो अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतनी बात ध्यान में रखना, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी वो कम ज्यादा होगी अगर डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर क्या होगा? कम ज्यादा होगा। आगे चलते हैं बच्चे। देखो देखो मेरा बेटा, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास कोई एक सोर्स है और इस सोर्स से कुछ फासले के ऊपर यहां पे कोई एक ऑब्जर्वर मौजूद है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में कोई एक डिस्टेंस है। मैं मान लेता हूं मेरा बेटा ये डिस्टेंस क्या है? हमारे पास x है। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट का फिनोमेना हर वेव पर एप्लीकेबल है, लेकिन मैं समझाने के लिए साउंड वेव की मिसाल लूंगा क्योंकि हमारी किताबों में वही एक्सप्लेन हुआ है। अच्छा, यहां पे क्या होता है मेरा बेटा, ये जो सोर्स है ये मान लो ऐसे कोई साउंड वेव इमिट करती है। अब इससे परेशान नहीं होना कि सर साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन वाली, तो आप ऐसे क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि हम पहले ये बात देख चुके हैं कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन वाली वेव को आप एज ए डिस्प्लेसमेंट वेव शो कर सकते हो और ट्रांसवर्स वेव भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेव है। बस फर्क क्या है? ट्रांसवर्स वेव में अगर वेव ऐसे जा रही होती है तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ऐसे होती है अलोंग वाई एक्सिस। साउंड वेव चूंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें वेव ऐसे जा रही होती है और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रही होती है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, और कोई फर्क नहीं है। तो हम बेटर क्लैरिटी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए साउंड को एज ए ट्रांसवर्स वेव एक्सप्लेन कर रहे होंगे, लेकिन इस बात को अच्छे से जहन में रखिएगा कि साउंड वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मान लो मेरा बेटा ये एक सोर्स है, इसने यहां पे क्या करा? साउंड वेव इमिट करी, ठीक है। साउंड वेव इमिट करी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ है। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया बच्चे? 10 साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में ऐसे 10 साइकिल इमिट कर दिए। अब इन दोनों के दरमियान में कुछ डिस्टेंस x मौजूद है। ये जो वेव है इसके आगे जाने की कुछ वेलोसिटी भी है। तो अल्टीमेटली मेरा बेटा ये जो साउंड वेव यहां से सोर्स ने इमिट करी थी ये कुछ टाइम लेगी और टाइम लेने के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगी। जब ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगी तो बच्चे इसको जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो वही वाली मिल रही होगी जो यहां पे सोर्स ने इमिट करी है। क्यों? क्योंकि अभी इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो x ही है। ये ना तो कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, ना सोर्स आगे जा रहा है ना ऑब्जर्वर आगे जा रहा है, ना ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है ना सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ये भाई साहब मस्त अपनी जगह पे रुके हुए हैं। तो अभी तक क्या सीखा हमने? सीखा ये, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इफ the distance between source and observer is not changing, if the distance between source and observer is not changing या relative motion between source and observer is zero, then जो फ्रीक्वेंसी ये इमिट करेगा वही फ्रीक्वेंसी आपका ऑब्जर्वर क्या होगा? डिटेक्ट कर रहा होगा। इससे रिलेटेड बेसिक पॉइंट से रिलेटेड भी माजी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, अब आगे चलते हैं बच्चे। आगे चलने से पहले अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये ऑब्जर्वर नहीं था, ये एक पार्टिकल था। पार्टिकल इसलिए क्योंकि हमने वेव में पार्टिकल का बिहेवियर पढ़ा हुआ है ना।
तो बच्चे अगर ये पार्टिकल था, एक बात सोचो, अगर ये वेव साइकिल पूरा वेव साइकिल जिसकी वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है, अगर ये इस पार्टिकल पर से गुजरे तो क्या होगा? हमें ये बात पता है। वेव क्या है? डिस्टरबेंस जो किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती जाती है। मान लो यहां एक पार्टिकल ऑफ द मीडियम मौजूद है, अगर इसके ऊपर से एक वेव साइकिल गुजरे तो क्या होगा? ये ऑसिलेट करेगा। पता है ना ये बात? ये ऑसिलेट करेगा। देखो ये पार्टिकल है, ये पूरी वेव जब इस पे से गुजरेगी तो पहले ये मीन पर था, ये मीन से जाएगा अपने पॉजिटिव मैक्सिमा पे, फिर पॉजिटिव मैक्सिमा से आएगा मीन पर, फिर मीन से जाएगा नेगेटिव मैक्सिमा पर, फिर नेगेटिव मैक्सिमा से कहां आएगा? मीन पर। समझिएगा बात को अच्छे से। डेरिवेशन कराना कोई मुश्किल नहीं है, 15 मिनट लगेंगे, मैं सारी डेरिवेशन करा दूंगा डॉपलर इफेक्ट की। कॉन्सेप्ट का फील लोगे ना तो आपको मजा आएगा, पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के लिए बढ़ क्यों रही है और कम क्यों हो रही है। तो फील लेके चलो। मैंने क्या बताया? ये वेव मान लो प्रोपेगेट कर रही है, जब ये वेव इस पार्टिकल ऑफ द मीडियम पर से गुजरेगी, सुनना गौर से, जब ये एक वेव साइकिल इस पर से गुजरेगा तो पार्टिकल का बिहेवियर क्या होगा? जब पहला क्वार्टर गुजरा तो पार्टिकल ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। गोया जब पूरा एक वेव साइकिल गुजरेगा तो पार्टिकल भी अपना एक साइकिल करेगा, यहां से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। जो काम ट्रांसवर्स वेव में हो रहा है वही काम लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी होता है। एक और सबूत दे देता हूं आपको, देख लो यहां से। मान लो यहां पे मेरा बेटा एक अदद ये ट्यूनिंग फॉर्क मौजूद है। ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा है? इसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है। आगे मान लीजिए मेरा बेटा यहां पे ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ये साउंड वेव जनरेट करता है और ये आपके पास एयर के पार्टिकल हैं जो कि साउंड को आगे कैरी करके लेके जाते हैं। अब इसका बिहेवियर देखो, ये क्या कर रहा है? इसका बिहेवियर देखो। जब पहले इसको एनर्जी मिलेगी तो ये वाले भाई साहब ऐसे जाएंगे, इससे टकराएंगे, अपनी एनर्जी से इंपार्ट करेंगे, फिर वापस यहां पर आएंगे, यहां पर रुकने के बजाय ड्यू टू इनर्शिया क्या होगा? आगे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। बोलो भाई, पॉइंट समझ आया? ये पहला मोशन, आगे गए, फिर दूसरा मोशन, फिर तीसरा मोशन, फिर चौथा। साइकिल पूरा हो गया इसका भी। अब आप नोट करो, पहले यहां पे था मीन पोजीशन पे, इसके करीब गया तो कंप्रेशन बन गया, फिर वापस आया, वापस आ गया, अब आगे गया, ये पार्टिकल यहां और ये पार्टिकल यहां आ गया, ये क्या बन गया? अब रेयरफेक्शन, फिर वापस आया। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वेव देख लो, पार्टिकल पहले यहां था, एक्सेस प्रेशर 0 था, ये पार्टिकल जब यहां से यहां गया, कंप्रेशन बना, एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम हो गया, यानी कि इस रीजन का प्रेशर बढ़ गया। कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। ये भाई साहब यहां आए, प्रेशर वापस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक हो गया, डेल्टा पी 0 हो गया। फिर ये भाई साहब यहां आ गए, ये पार्टिकल के दरमियान में डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, इस पूरे रीजन में डेंसिटी कम हो गई, प्रेशर कम हो गया, मिनिमम साइड पे आ गया ना। क्यों? क्योंकि डेल्टा पी मैक्सिमम नेगेटिव साइड पे हो गया, फिर वापस आ गए। जैसे मर्जी देख लो। तो हो रहा क्या है बच्चे, समझिएगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, समझिएगा, अभी इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक क्या है? पार्टिकल की ऑसिलेशन से। भाई वेव गुजरेगी तो पार्टिकल क्या होगा? ऑसिलेट करेगा ना भैया, और क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहता हूं मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट कर रहा है 2 हर्ट्ज से, एक पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट कर रहा है 20 हर्ट्ज पर। समझिएगा, अगर ये पार्टिकल 2 हर्ट्ज से ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 सेकंड में 2 चक्कर मारेगा। एक चक्कर समझना, ये पार्टिकल था, गया आया, एक चक्कर नहीं हुआ, गया आया, एक चक्कर हो गया। ऐसे कितनी बार करेगा? 2 बार। और अगर मैं कहता हूं ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है विद 20 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है? 1 सेकंड में 20 बार चक्कर मारेगा। 1 सेकंड में 20 बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये देखो, गया आया, गया आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इसका मतलब ऑसिलेशन रैपिडली होगा, ऑसिलेशन तेजी से होगा। यह बात समझ आ गई? ज़हन में रखना, अगर मैं कहूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब ऑसिलेशन तेजी से। अगर मैं कहूं ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसका मतलब ऑसिलेशन मर मर के, आहिस्ता आहिस्ता गया, आहिस्ता आहिस्ता आया और मर मर के गया। टाइम तो गुजरता जा रहा है लेकिन वो चक्कर ही मुकम्मल नहीं कर रहा। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कि ऑसिलेशन बहुत मर मर के हो रही है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ऑसिलेशन तेज तेज हो रही है। क्लियर है? अच्छा, ये भी जहन में रखना कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से हमें आवाज तेज क्यों आती है। देखो भैया, होता क्या है, आपके कान में एयर ड्रम मौजूद होता है, वो बजता है। तो सोचो, जब आपके पास
फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ये पार्टिकल तेजी से ऑसिलेट करेगा। अबे भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब क्या, ऑसिलेशन तेज तेज तेज, जल्दी जल्दी जल्दी, 1 सेकंड में ज्यादा चक्कर काटने हैं। तो जब आपके कान पे आके वो तेजी से ऑसिलेट करेगा तो आपका एयर ड्रम 1 सेकंड में ज्यादा बार बजेगा। जब ज्यादा बार बजेगा तो आपको ज्यादा पिच का साउंड आएगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड आएगा। सही है भाई साहब, इतनी बात जहन में रखेंगे। ये हमने अपनी कुछ बेसिक्स डिस्कस कर ली, अब आगे चलते हैं। तो बच्चे डॉपलर इफेक्ट का ना बेसिक फिनोमिना वही है जो हम पढ़ चुके हैं। क्या कि जब कभी भी सोर्स और ऑब्जर्वर करीब आएंगे ज्यादा पिच का साउंड आएगा, दूर जाएंगे तो कम पिच का साउंड आएगा। अब ऐसा होगा क्यों वो हमने देखना है। ठीक है, पहला केस हमारा है सोर्स रेस्ट में है, यानी कि जो साउंड इमिट कर रही है वो रुकी हुई है और ऑब्जर्वर भाई साहब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जाहिर सी बात है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द सोर्स, एक बार ये मूव करेंगे अवे फ्रॉम द सोर्स। अभी बारी बारी देखते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं केस नंबर 1A। 1A में आपके पास क्या है, ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स। ऑब्जर्वर कहां आ रहा है भाई, सोर्स की तरफ आ रहा है। और आप अपने कॉपी में एक नोट बना लेना, जब कभी भी सोर्स और ऑब्जर्वर करीब आ रहे होंगे, चाहे सोर्स रुका हो ऑब्जर्वर आ रहा हो, ऑब्जर्वर रुका हो सोर्स आ रहा हो, दोनों करीब आ रहे हो, किसी भी वजह से दोनों के दरमियान का फासला कम होगा तो फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ेगी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही होगी वो हमेशा कैसी होगी, ज्यादा होगी। सही है। और जब दूर जा रहे होंगे या डिस्टेंस कम हो रहा होगा, अल्टीमेटली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। चलो अब देखो यहां पे, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक मस्त सोर्स है और सोर्स कैसी है भैया, रुकी हुई है, सोर्स मूव नहीं कर रही। तो मैं यहां पे लिख देता हूं Vs इज इक्वल टू 0। Vs से क्या मुराद है मेरा बेटा, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। आपकी किताब में कहीं लिखा नहीं होगा लेकिन फिर भी लिख लेना, क्योंकि आगे चल के जब मैं आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक ऑब्जर्वर भैया है जो यहां पे मौजूद है। ठीक है, अब देखो यहां पे अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि भैया ये जो सोर्स है ये क्या करेगा, ऐसे वेव साइकिल इमिट करेगा। ये वेव साइकिल आगे ट्रेवल करेगा विद सम वेलोसिटी v और इस ऑब्जर्वर को मिल जाएगा अगर ये यहां पे रुका रहेगा। अच्छा, अब मान लो मेरा बेटा ये जो सोर्स इमिट कर रहा है ना साउंड, इसकी अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो ये क्या हो जाएगी, v/λ। ठीक है, आसानी के लिए हम समझ लेते हैं कि यहां पे जो v का वैल्यू है वो मिसाल के तौर पे 2 मीटर पर सेकेंड। आसानी के लिए सिर्फ एग्जांपल में समझा रहा हूं। और जो वेवलेंथ है, जो ये वेव इमिट हो रही है ना मेरा बेटा, जो ये वेव इमिट हो रही है, इस वेव की जो लंबाई है वो मान लो कितनी है, 8 मीटर है। समझने के लिए, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो भैया आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, v डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो v कितना है बच्चे, 2 है और लैम्डा कितना है, 8 है। तो क्या बन गया, 1/4 हर्ट्ज या 1/4 साइकिल पर सेकेंड। इस बात को जरा समझिएगा, जितने अच्छे से आप बेसिक्स फील करेंगे आपको मजा आएगा उतना अच्छा। देखो अगर मैं आपको ये पूरा साइकिल एक बना के दिखा दूं तो मेरा बेटा ये पूरा एक साइकिल बन गया। मैं ये कह रहा हूं जो अभी करंट फ्रीक्वेंसी मैंने निकाली है ना, इस फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है सोर्स को 4 सेकंड लग रहे हैं ये एक साइकिल निकालने में। सुनना गौर से, सोर्स को 4 सेकंड लग रहे हैं, क्योंकि देखो ना इसकी क्या है, 1 साइकिल पर 4 सेकंड, यही है ना भाई। अरे भैया हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, साइकिल पर सेकंड। तो ये हो गया 1/4 साइकिल पर सेकंड, यही है ना। तो अब इसको इस तरह भी तो पढ़ सकते हैं, एक साइकिल निकल रहा है कितनी देर में, 4 सेकंड में। गोया पहले सेकंड में ये क्वार्टर वेव, फिर दूसरे में क्वार्टर, फिर तीसरे में क्वार्टर, फिर चौथे में क्वार्टर। अब इनके दरमियान में कोई डिस्टेंस मौजूद है, यहां ऑब्जर्वर है। अब अगर ऑब्जर्वर भैया मूव नहीं करते तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो यही वाली होगी। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली इसके पास ये जो साउंड वेव यहां तक पहुंचेगा जिसका वेवलेंथ 8 मीटर है, तो पहले सेकंड में क्वार्टर वेव गुजरेगा, इसके बाद से दूसरे सेकंड में दूसरा क्वार्टर, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा क्वार्टर, यानी कि 1 साइकिल पर 4 सेकंड इसे मिल रहा होगा, या 1/4 साइकिल पर सेकंड इसे मिल रहा होगा, या 0.25 हर्ट्ज होगा, वही वाली होगी जो अभी इसकी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये होता क्या है, ये बात क्लियर है भाई। अगर ये ऑब्जर्वर यहां पे रुका रहता, ऑब्जर्वर भाई साहब मूव नहीं करते, तो ये जो साइकिल था जिसकी पूरी की पूरी जो मेरा बेटा वेवलेंथ है, हमने पढ़ ली कि वो वेवलेंथ कितनी है, 8 मीटर है, और ये आगे मूव कर रही थी किससे, 2 मीटर पर सेकंड से। तो ये अगर आपका ऑब्जर्वर इस जगह पे रुका होता तो पहले जब इसकी आगे बढ़ने की रफ्तार कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में इसके पास से कितनी वेव गुजरती, क्वार्टर वेव, 2 मीटर गुजरता। अगले सेकंड में फिर 2 मीटर गुजरता, अगले में फिर 2 मीटर, अगले में 2 मीटर, गोया 4 सेकंड बाद 8 मीटर पूरा गुजर जाता और इसको ये वेव पूरी मिल जाती। क्लियर है। अब आपके पास ऑब्जर्वर ने बोला नहीं, हम तो ऐसा नहीं चाहते। ऑब्जर्वर ने बोला कि हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर ने बोला हम क्या करेंगे, अब सुनिएगा। ऑब्जर्वर ने बोला कि हम भी आगे बढ़ेंगे विद सम वेलोसिटी v0। v0 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। और केस कौन सा पढ़ रहे हैं,
ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, इसकी तरफ आ रहा है। अब समझिएगा बात को, आसानी के लिए मान लेता हूं भाई इसकी वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। समझो, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास क्या है, हमारा वेव साइकिल है, सही है, ये हमारा वेव साइकिल है समझो, और इस पूरी वेव साइकिल की मैंने वैल्यू कितनी मानी हुई है, 8 मीटर मानी हुई है। अगर मेरा बेटा ये जो ऑब्जर्वर है ये यहां से मूव ना करता, इस वेव की आगे आने की रफ्तार कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद ये 1/4 वेव इसे क्रॉस कर जाता। अरे भैया 1 सेकेंड के बाद ये वेव ऐसा कुछ होता ना, कुछ देखो समझो, 1 सेकेंड के बाद ये वेव कुछ ऐसा हो जाता, समझो इस बात को, ये ऐसा हो जाता, ये वेव आगे आ गया, ग्रीन वाला वेव आगे आ गया, 1/4 वेव इसे क्रॉस कर गया। अगले 1 सेकेंड के बाद क्या होता, अगले 1 सेकेंड के बाद आधा वेव इसे क्रॉस कर जाता, फिर अगले 1 सेकेंड के बाद, फिर उसके अगले के बाद। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर ये ऑब्जर्वर मूव नहीं करता तो पूरे 4 सेकेंड लगते हैं इस वेव को आगे जाने में, इसको वही फ्रीक्वेंसी मिलती जो यहां से सोर्स ने क्या की थी मेरा बेटा, इमिट की थी। लेकिन ऑब्जर्वर को तो मस्ती है, अब ऑब्जर्वर ने बोला कि भाई हम तो ऐसा नहीं रुकेंगे, हम क्या करेंगे, हम तो आगे जाएंगे टुवर्ड्स द सोर्स। अब वापस समझो, ये मेरा बेटा हमारे पास हमारी वेवलेंथ है, ठीक है, वापस आ गई। अब समझिएगा बात को, अब ये ऑब्जर्वर भाई साहब यहां रुके हुए नहीं है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, और वेव आगे जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑब्जर्वर मूव नहीं करता तो 1 सेकेंड में इसे सिर्फ 2 मीटर वेव मिलती। अब ऑब्जर्वर भी आगे आ रहा है, अब समझो, ये ऑब्जर्वर है, ये वेव है, वेव 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे जाएगी और ऑब्जर्वर भी उसी सेकेंड में 1 मीटर आगे आ जाएगा। तो गोया ऑब्जर्वर को कितनी वेव मिल गई, 3 मीटर वेव मिल गई। नहीं समझे? फिर सुनो, फिर समझो, कॉन्सेप्ट का फील लो भाई, कॉन्सेप्ट का फील लो। देखो ये ऑब्जर्वर है, ये वेव आ रही है, पूरी वेव की लेंथ समझ लो 8 मीटर है जो बनाया हुआ है। अगर सब सही सही रहता, ऑब्जर्वर रुका रहता, 1 सेकेंड में 2 मीटर वेव इसे क्रॉस कर जाती, फिर अगले सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले में 2 मीटर, फिर अगले में 2 मीटर, और फ्रीक्वेंसी वही होती जो सोर्स वाली थी। ऑब्जर्वर को मस्ती आई। ये देखो, ये वेव और ऑब्जर्वर का टकरा हुआ, ये वेव गई आगे 1 सेकेंड में 2 मीटर, लेकिन ऑब्जर्वर रुका हुआ नहीं है, उसकी वेलोसिटी कितनी मानी है, 1 मीटर पर सेकेंड, उसी सेकेंड में वो भी 1 मीटर आगे आ गया। तो टोटल वेव कितना क्रॉस कर गई, अबे टोटल वेव तो 3 मीटर क्रॉस कर गई। फिर अगले सेकंड में देखो, अगले सेकंड में 3 मीटर क्रॉस कर गई, पीछे 5 मीटर बची हुई है। अगले सेकंड में क्या होगा, ये वेव जाएगी 2 मीटर आगे, ऑब्जर्वर रुका हुआ थोड़ी है, वो भी उसी सेकंड में 1 मीटर आगे आ जाएगा। 6 मीटर आगे चली गई वेव 2 सेकंड में, जो कि 3 सेकंड में जानी थी। अब अगले सेकंड में 2 मीटर वेव आगे जाएगी और इसको पूरी वेव मिल गई। गोया यहां से इसने एक वेव साइकिल 4 सेकंड में इमिट किया था, उसने पूरा वेव क्रॉस कर लिया कितने में, 3 सेकंड में। इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। सर फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों हो गई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या था, ऑसिलेशन तेज तेज। सोचो यहां पे जो सोर्स ने वेव इमिट की थी उसमें पार्टिकल को ऑसिलेट करने में लग रहे थे 4 सेकंड, एक साइकिल में लग रहे 4 सेकंड। यहां ऑब्जर्वर ने आगे बढ़ के क्या किया, ऑब्जर्वर ने आगे बढ़ के 3 सेकंड में साइकिल पूरा करा दिया। 3 सेकंड में साइकिल क्या हो गया, पूरा हो गया। अगर ऑब्जर्वर रुका रहता, साउंड वेव यहां आती, तो इसका जो एयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा था वो 4 सेकंड में अपना एक ऑसिलेशन करता। ऑब्जर्वर के चलने की वजह से क्या हुआ, 3 सेकंड में ही ऑसिलेशन पूरा हो गया एयर ड्रम का। तो तेजी से हुआ होगा ना ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। और मिसाल आसान करो, ये और ज्यादा तेजी से आएगा तो इसको अल्टीमेटली और ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। सर मिसाल से समझाएं, मान लो ये 1 मीटर पर सेकंड से आगे आने के बजाय ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, समझना, मिसाल दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। फिर देखो, फिर देखो आहिस्ता आहिस्ता, ये साउंड वेव है, 8 मीटर की वेव है। अगर 2 मीटर पर सेकंड से जाती तो भाई 4 सेकंड में पूरी वेव इसे क्रॉस करती। इसका जो एयर ड्रम है वो 4 सेकंड में एक बार वाइब्रेट करता, लेकिन ये क्या, चलना शुरू हो गया। अब 3 सेकंड में वाइब्रेट कर रहा है, गोया तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई ना। जितना रैपिड ऑसिलेशन पर सेकंड होगा उतना फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। अब मान लो मैंने इसकी वेलोसिटी और बढ़ा दी, 1 सेकंड में वेव गई 2 मीटर आगे, उसी सेकंड में ये भी 2 मीटर आगे आ गया। गोया एक ही सेकंड में 4 मीटर वेव गुजार दी। अगले सेकंड में फिर ये वेव 2 मीटर आगे गई, उसी सेकंड में ये भी 2 मीटर आगे आ गया। गोया 2 सेकंड में ही इसने अपना एयर ड्रम पूरा वाइब्रेट करा लिया। 2 सेकंड में ही इसकी वेव पूरी हो गई। यहां पे जो सोर्स ने साउंड इमिट किया था, अगर वही इसको मिलता तो 4 सेकंड में एयर ड्रम वाइब्रेट करता, वो फ्रीक्वेंसी होती।
अभी ये चूंकि आगे चल रहा है तो इसने 2 ही सेकंड में अपनी फ्रीक्वेंसी क्या करा ली है, पूरी करा दी है, या 2 ही सेकंड में इसने अपना साइकिल पूरा करा लिया। जब 2 सेकंड में साइकिल पूरा करा लिया तो अल्टीमेटली इसका एयर ड्रम तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, गोया जो फ्रीक्वेंसी ये प्रिसीव कर रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो सोर्स इमिट कर रही है। पॉइंट का फील आ रहा है, हाँ या ना? अब देखो बच्चे, ये था हमारे पास टोटल इसका कॉन्सेप्ट का फील। अब डेरिवेशन करना तो कोई मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन तो हाथ के हाथ हो जाएगी, बिल्कुल बकरी सी डेरिवेशन है। देखो समझो, अब देखो यहां पे जो आपके पास एक्चुअल सोर्स है वो जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रही है दैट इज v डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा से क्या मुराद है, जो वेव इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, और ये v वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। और मेरा बेटा जो ऑब्जर्वर जो है वो जो वेव प्रिसीव कर रहा है उसको जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो बेसिकली क्या है, दैट इज v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब आप बोलोगे सर ये v प्लस वी नॉट क्यों हो गई? देखो, अगर ऑब्जर्वर रुका रहता, मान लो मैं रुका रहता, तो मेरे तरफ आने वाली जो रफ्तार थी वो क्या थी, v थी, लेकिन अब मैं भी क्या कर रहा हूं, उसकी तरफ जा रहा हूं, तो ओवरऑल किस वेलोसिटी से डिस्टेंस चेंज होगा, v प्लस वी नॉट से चेंज होगा। अरे भैया ये मान लो टोटल डिस्टेंस है 10 मीटर, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, 10 मीटर है। एक गाड़ी है जो कि आगे मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो 1 सेकंड में 2 मीटर फासला कवर होगा। लेकिन मान लो यहां पे भी एक गाड़ी है जो 1 मीटर पर सेकंड से आगे चल रही है, अब 1 सेकंड में टोटल डिस्टेंस इनके दरमियान में कितना चेंज होगा, 3 मीटर का। भैया अगर ये वाली गाड़ी रुकी होती और इस गाड़ी और इस गाड़ी के दरमियान में फासला होता 10 मीटर, तो हर सेकंड में ये वाली गाड़ी 2 मीटर इसके नजदीक होती 1 मीटर वाली के। लेकिन अब ये भी चलना शुरू हो गई 1 मीटर पर सेकंड से, तो इन दोनों के दरमियान में जो फासला चेंज होगा वो हर सेकंड 3 मीटर का होगा। ये 1 सेकंड 2 मीटर आगे आएगा, उसी सेकंड में ये भी 1 मीटर आगे आएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, वही वाला। तो वही वाली बात हो गई, ऑब्जर्वर आगे जा रहा है, वेव भी इसकी तरफ आ रही है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो गई, v प्लस वी नॉट, यानी कि अपेरेंट वेलोसिटी चेंज हो गई जिससे इसे वेव्स मिल रही हैं। दिस इज द रीजन कि इसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब दोनों को मेरा बेटा अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो f प्राइम डिवाइडेड बाय f विल बी इक्वल टू v प्लस वी नॉट बाय लैम्डा। एक और चीज अपनी कॉपी में नोट करना, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और सोर्स रेस्ट में है तो जो वेवलेंथ है ना उसमें कोई चेंज नहीं आया, ऑब्जर्वर को एक्चुअल वेवलेंथ ही मिल रही है। अभी अगले केस में वेवलेंथ में चेंज आएगा। ऑब्जर्वर को जो वेव मिल रही है और जो सोर्स वेव इमिट कर रही है उन दोनों की वेवलेंथ कैसी है, सेम है। हाँ, सोर्स ने जिस वेलोसिटी से वेव को इमिट किया और ऑब्जर्वर के पास जिस वेलोसिटी से वेव आ रही है ये डिफरेंट है ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से। तो f की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, v डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा मर गया, क्या आया, v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय v बन जाएगा। f प्राइम विल बी इक्वल टू f इंटू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी। आप नोट करो, आपको नजर ही आ रहा है यहाँ पे कि आपके पास जो न्यूमिनेटर है ये ग्रेटर है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। भाई न्यूमिनेटर बड़ा क्यों है, क्योंकि ये v में वी नॉट ऐड हो रहा है। भाई ऊपर नीचे v लिखा है, इधर v में वी नॉट ऐड हो गया। भाई अगर ऐसे लिखा है x अपॉन x, अगर मैं ऊपर लिख दूं x प्लस 2 अपॉन x, भाई x की वैल्यू अगर 3 है तो ऊपर लिखा है 3 प्लस 2 5, नीचे सिर्फ 3 लिखा है, तो भैया ऊपर तो कुछ ऐड हो गया ना, तो गोया न्यूमरेटर क्या हो गया आपका, बढ़ गया। तो न्यूमरेटर बढ़ने का मतलब क्या है, इस पूरी चीज की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 आएगी। अच्छा, जब ग्रेटर देन 1 आएगी तो भैया इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से बड़े नंबर से, 1 से बड़े नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो f प्राइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गोया आपने क्या सीखा, अरे भैया 1 से बड़े नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। देखो यहां पे अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से तो क्या आंसर आता है 6। 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से बड़े नंबर से, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई ना। 3 से अब ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो f को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो f प्राइम का वैल्यू f से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे अपने पास, जब कभी भी ऑब्जर्वर आपका सोर्स की तरफ जाएगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर विल बी ग्रेटर देन दैट इमिटेड बाय द सोर्स। क्यों होगा, हमने कॉन्सेप्ट का फील लिया। अब इसी में मेरा बेटा हमारे पास बनता है केस नंबर 1b। 1b में क्या होता है, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। अब उसको भी जरा कॉन्सेप्ट का फील ले लें, एक बार समझ लें, बिल्कुल सेम कहानी होगी दोबारा से। अब क्या हो रहा है भाई साहब, अब मेरा बेटा जो आपका ऑब्जर्वर है ये सोर्स की तरफ नहीं जा रहा, ये क्या कर रहा है, नाउ दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, मूव्स अवे, आगे फ्रॉम लगा लेना खुद से। अब ये क्या कर रहा है मेरा बेटा, ये जा रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स। मैं वापस आपको एक बार समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई टेंशन नहीं। देखो मान लो ये सोर्स ने वेव इमिट किया, इस वेव का वेवलेंथ कितना है, 8 मीटर है, समझाने के लिए माना हुआ है।
और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है आगे की तरफ? 2 मीटर पर सेकंड से। एक और चीज, ये जो साउंड वेव होती है ना, ये 3 डायमेंशनल वेव होती है। ये वेव यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये जो ऑब्जर्वर है ये इधर जाने के बजाय 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। फिर वही वाली कहानी आ गई आपके पास। ये मेरा बेटा आपके पास वेव है जिसकी लंबाई टोटल कितनी है? 8 मीटर इसकी टोटल लेंथ है। अगर आपका ऑब्जर्वर यहां पे रुका रहता और ये वेव आगे आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से, अगर ऑब्जर्वर रुका रहता तो 1 सेकंड में 2 मीटर वेव क्रॉस करती, अगले में फिर 2 मीटर, अगले में फिर 2 मीटर, अगले में फिर 2 मीटर, 4 सेकंड में वेव पूरी हो जाती। एक साइकिल 4 सेकंड में हो जाता और यही फ्रीक्वेंसी है जिससे उसने इमिट किया था। ऑब्जर्वर ने बोला भाई हम तो ऐसा नहीं करते, हम आगे जा रहे हैं। अब सोचो इसकी क्या है? 2 मीटर पर सेकंड और इसकी मैंने क्या मानी हुई है? 1 मीटर पर सेकंड। समझो अब जरा, देखो अब क्या हो रहा है, देखो अब हो क्या रहा है, समझो। ये ऑब्जर्वर था, ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है? ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, समझना। अब आ जा, ये देख, ये वेव है। अगर ऑब्जर्वर रुका रहता 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर 2 मीटर अगले सेकंड में, फिर 2 मीटर अगले में, फिर 2 मीटर अगले में, पूरा इसको 4 सेकंड में एक साइकिल मिल जाता और ऐसा यहां पे हो रहा था। अब ऑब्जर्वर ने बोला हम उल्टी सिमत में जाएंगे, उधर जा रहे हो, ठीक है। ये मान लो 1 सेकंड में 2 मीटर वेव यहां आ गई, लेकिन ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और उस डायरेक्शन में जा रहा है। 1 सेकंड में 1 मीटर की वेलोसिटी है, 1 मीटर पर सेकंड, सॉरी। 1 सेकंड में वेव ने इसे क्रॉस किया 2 मीटर, उसी सेकंड में ये भाई साहब भी 1 मीटर चले गए, तो इफेक्टिव इसे वेव कितनी मिली? सिर्फ 1 मीटर की वेव क्रॉस हुई है। फिर देखो इस वेव की लेंथ कितनी है? 8 मीटर। 1 सेकंड में 2 मीटर इसे क्रॉस करी, उसी सेकंड में ये भी तो 1 मीटर इधर आया, तो इन एक्चुअल वेव कितना क्रॉस करी इसे? 1 मीटर, पीछे 7 मीटर बाकी है। अगले सेकंड में फिर 2 मीटर क्रॉस करी, लेकिन उसी में फिर ये भी 1 मीटर यहां आ गया, तो 2 मीटर यहां आ गया, वेव का पार्ट 6 मीटर वहां रह गया। तो गोया 2 सेकंड में सिर्फ 2 मीटर वेव ने क्रॉस किया है। यहां पे 2 सेकंड में 4 मीटर वेव क्रॉस कर रही थी। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां 2 सेकंड में सिर्फ 2 मीटर हुआ है, 2 सेकंड में सिर्फ क्वार्टर वेव पास हुई है, तो गोया यहां पे ज्यादा टाइम लगेगा इसको वेव को क्रॉस करने में, तो गोया ऑसिलेशन आहिस्ता आहिस्ता होगी, एयर ड्रम आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करेगा, गोया इसको जो फ्रीक्वेंसी प्रिसीव होगी वो कम होगी। कॉन्सेप्ट का फील आया? अब अल्टीमेटली इसको हम लिखेंगे कैसे भाई? लिखेंगे वैसे ही कि भाई जो सोर्स इमिट कर रहा है दैट इज v बाय लैम्डा, लैम्डा वेव है और v वो वेलोसिटी है जिससे वो वेव आगे जाएगी किसकी तरफ? ऑब्जर्वर की तरफ। जो ये प्रिसीव कर रहा है वो f प्राइम है, वो क्या है? v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसको जो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे रही है वो क्यों है? क्योंकि इफेक्टिव वेलोसिटी जिससे इसके तक आएगी वो वेव, वो क्या हो रही है? कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि ये भाई साहब खुद जा रहे हैं उल्टी डायरेक्शन के अंदर। क्लियर हो गया? तो v माइनस वी नॉट हो गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो f प्राइम डिवाइडेड बाय v विल बी इक्वल टू v माइनस वी नॉट बाय लैम्डा। अरे भाई तुम तो सही हो जाओ, v बाय लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा मर गया, क्या बनता है ये? v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय v। क्लियर है? f प्राइम विल बी इक्वल टू f इंटू वी माइनस का वी नॉट डिवाइड बाय v। अब आप देखोगे यहाँ पे तो आपके न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है। सर ये कैसे पता चला? भैया अगर मेरे पास लिखा हुआ है x अपॉन x और ऊपर मैं -2 कर देता हूँ, x का जो भी वैल्यू आपके जहन में आया रख के देख लो। यहां मैं 5 रखता हूं तो ये भी 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 ऊपर 3 आएगा, नीचे 5 आएगा। भाई x का कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ऊपर तो x छोटा ही आएगा ना, ठीक है। बस x की वैल्यू पॉजिटिव रखना, क्योंकि जो वेलोसिटी आ रही है ये बेसिकली यहां पे हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड, कि किस रफ्तार से आपकी जो साउंड है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो v माइनस वी नॉट ये न्यूमरेटर है, ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिनोमिनेटर ग्रेटर हो रहा है, तो यहां पे आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो 1 से कैसा आएगा? छोटा आएगा। अब f प्राइम विल बी इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय 1 से छोटी वैल्यू। 1 से छोटी वैल्यू से अगर आप किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। करके देख लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 आंसर आएगा 0.6। आपने 1 से छोटे नंबर से 3 को मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 0.6 में कन्वर्ट हो गया, गोया वैल्यू कम हो गई। देख वैल्यू कम हो गई ना, तो f को आप 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो f प्राइम क्या हो रहा है? f प्राइम आपके पास कम हो रहा है, गोया f प्राइम इज लेस देन f। तो अपनी कॉपी में क्या नोट करोगे? अगर ऑब्जर्वर अवे जा रहा होगा फ्रॉम द सोर्स जो कि स्टैटिक है, रुकी हुई है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी प्रिसीव करेगा वो क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू द एक्चुअल। रुका रहता तो एयर ड्रम उतनी ही देर में पूरा वाइब्रेट करता जितना वो चाह रहा था। दूर जा रहा है तो एयर ड्रम को ज्यादा टाइम लगेगा वाइब्रेशन पूरी करने में, तो साउंड की पिच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। छाप लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो केस नंबर 2 है इसमें हमारे पास क्या सीन है कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है और सोर्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। मान लो ये मेरा बेटा हमारे पास कोई एक सोर्स है जो कि भाई कुछ यहाँ पे मौजूद है
और मेरे बच्चे यहाँ पे कुछ फासले पे हमारे पास कोई एक अदद ऑब्जर्वर मौजूद है, ठीक है। वही वाली कहानी है फिर से, अगर हमारे पास सोर्स थोड़ा सा यहाँ लिख दें, अगर मेरा बेटा हमारे पास ये जो सोर्स है ये लेट से कुछ वेव्स इमिट कर रहा है और ये वेव्स आगे मूव कर रही हैं विद अ सर्टेन वेलोसिटी v, फिर वही कहानी है। मान लो भाई ये जो वेव इमिट कर रहा है, फिर से वही वाली मिसाल ले लेते हैं समझने के लिए कि मेरा बेटा इसकी जो वेवलेंथ है वो अपन लोग ने अज्यूम कर ली कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। अगर ये ऑब्जर्वर भाई साहब यहाँ पे रुके रहते और ये भी मैं मान लेता हूँ कि ये जो वेलोसिटी है जिससे ये वेव आगे जा रही है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, वही जो भी थोड़ी देर पहले मिसाल ली थी। इस वेव को, इस बंदे को क्रॉस करने में टोटल टाइम कितना लगता, 4 सेकेंड लगता, ठीक है। और ये 4 सेकेंड में ही एक वेव आपका सोर्स क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। ये डिस्टेंस कवर करने के बाद अगर मान लो वेव यहां पहुंच गई, इस वेव को ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगता है, 4 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलो इसको मेरा बेटा मैं सूरत हाल को थोड़ी ऐसे बना देता हूं। ये मान लो सोर्स है, ये मान लो मेरा बेटा ऑब्जर्वर है, और ये इसने टाइम t इक्वल 0 पे एक क्या कर दिया, एक वेव इमिट कर दी, ठीक है। समझिएगा, ये यही सीन है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बनाया। अरे भैया ये वेव है, ये कुछ डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुँचेगी तो उसके बाद की सूरत हाल है। मैं आपको डायरेक्टली इसको थोड़ा श्रिंक करके दिखा रहा हूँ। ये सोर्स है, इसने टाइम t इक्वल 0 पे एक वेव इमिट करी, इसको 4 सेकेंड लगे होंगे पीछे। जब वेव इमिट कर दी, अभी ऑब्जर्वर के मुंह पे वेव खड़ी हुई है, अब हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर भाई साहब हमारे पास कैसे हैं, रेस्ट में, और इस पूरी कहानी में हमारे पास ऑब्जर्वर कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अच्छा, और इस वेव की वेलोसिटी मैंने मानी हुई है कितनी है मेरा बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड है, और इस वेव की वेवलेंथ कितनी है, 8 मीटर है। ये वो वेवलेंथ है जो एक्चुअल में इसने इमिट करी है। यानी अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा तो मुझे पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f, या आप कह सकते हो f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये एक्चुअल वेवलेंथ है जो मेरा सोर्स क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। अब अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो इसको यही वेव मिल रही होगी, और सोर्स भी रुकी हुई है, ठीक है। वैसे इस केस में ऑब्जर्वर ने मूव करना ही नहीं है, सोर्स ने मूव करना है, ठीक है। अब आपको ये बात पता है, जब ये वेव इसे क्रॉस करेगी तो मुझे एक बात बताओ, इस ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में वेव को टाइम कितना लगेगा। वैसे तो अगर आप कोई भी अच्छी किताब देखोगे ना, उसमें लिखा होता है टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगेगा। मैं आसान करके समझा देता हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है कि यहां पे इसे 4 सेकेंड लगेंगे, हाँ या ना। अरे भैया ये ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ये पूरी वेव की लेंथ कितनी है, 8 मीटर, और इसकी चलने की रफ्तार क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे, 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे, 1 सेकेंड में 2, 1 सेकेंड में 2, गोया 8 मीटर पूरा कवर करने में 4 सेकेंड लगेंगे। वही तो मैंने टाइम पीरियड कह दिया, वरना आप निकाल के चेक कर लो टाइम कितना लगेगा। भाई देख लो, ये पूरी वेव की लंबाई कितनी है, 8 मीटर है, और अल्टीमेटली कितना वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या आ रहा है आपके पास, 4 सेकेंड का आंसर आ रहा है। वरना v इज इक्वल टू एफ लेमडा पे जाओ, v पता है, लेमडा पता है 8 मीटर, f निकालो, f को रेसिप्रोकल करो, टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। अरे भैया ये देखो, f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लेमडा, v कितना है 2, लेमडा कितना है 8, ये बन गया 1/4। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड कैसे आता है, 1/f, तो ये बन जाएगा मेरा बेटा क्या आपके पास, 4 सेकेंड। वैसे ही मैं आपको बता रहा था, अच्छी किताब में देखोगे तो वहां लिखा होता है वेव को, ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल T सेकेंड्स। अब समझ गए। अच्छा, अब एक बात सोचो अच्छे तरीके से, ये जो मैंने आपके सामने सूरत हाल रखी थी ना, ये रखी थी टाइम t इक्वल 0। टाइम t इक्वल 0 पे ये वेव साइकिल यहां मौजूद है, अगले 4 सेकेंड के बाद ये वेव इसे क्रॉस कर जाएगा। जिन 4 सेकेंड में ये वेव इसे क्रॉस कर रहा होगा, आपका सोर्स रुका हुआ है या मूव कर रहा है। देखो आपका सोर्स क्या कर रहा है, आपका सोर्स तो मूव कर रहा है, और हमने माना भाई सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अच्छा, मान लो आपका जो सोर्स आगे जा रहा है, इसकी वैसे तो वेलोसिटी vs होती है, लेकिन समझने के लिए मेरा बेटा हम समझ लेते हैं कि ये vs की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड। vs का वैल्यू क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। फिर सुनो, टाइम t इक्वल 0 पे ये कंडीशन थी, समझना, ये वेव मौजूद है। अगर आप यहां देखना चाहो, यहां देख लो भाई, टाइम t इक्वल 0 पे क्या है, यहां पे सारी की सारी वेव्स मौजूद होंगी, समझ आती है। इसको एक वेव साइकिल क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, कैपिटल T, यानी कि टाइम पीरियड। जिस टाइम में वेव इसके पास से गुजरेगी, जिसको मैंने अभी डमी 4 सेकेंड अज्यूम किया हुआ है, उतनी देर में ये सोर्स कुछ आगे आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स के पास वेलोसिटी है। अगर मुझे मालूम करना हो कि सोर्स कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो पता है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है। वी एस से क्या मुराद है? सोर्स की स्पीड। टी से क्या मुराद है? टाइम। सर टी क्यों लिया? अबे यही वो टाइम है जिसमें यहां से वेव पास होगी, तो मैंने यही देखना है कि इस टाइम में सोर्स भैया कहां आ गए, तो सोर्स थोड़ा आगे आ जाएगा, यहां कहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू वी एस इंटू टी, और मैंने वी एस कितना लिया हुआ है 1 और टी कितना है 4। गोया सोर्स कितना आगे आ जाएगा 4 मीटर। अब जरा समझना, ये मेरा बेटा जो आपके पास डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस जो है ये कितना है 8 मीटर है, क्योंकि ये वेव की लेंथ 8 मीटर है। अब जिस 4 सेकंड में, गौर से सुनना, जिस 4 सेकंड में ये वेव इसे पास करेगी, उस 4 सेकंड में क्या होगा, आपका सोर्स यहां पे आ गया, ये सोर्स यहां से उठ के आ गया आपका यहां पे। फिर सुनो आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है। होता यही है कि बच्चे को ना इसकी डेरिवेशन रटी हुई होती है लेकिन कॉन्सेप्ट का फील नहीं होता। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट का फील लेके जाएं कि डॉपलर इफेक्ट में एक्चुअल में हुआ क्या था। देखो फिर सुनो, ये सूरत हाल थी टाइम t इक्वल 0 पे, यहां वेव मौजूद थी। इस वेव को ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में कुछ टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कैपिटल T, टाइम पीरियड वाला टाइम। सही। अच्छा, जितनी देर में एक वेव साइकिल इसे क्रॉस करेगा उतनी देर में सोर्स अपनी जगह से कुछ आगे आ जाएगी, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं कह सकता हूं वी एस इंटू टी डिस्टेंस होगा, क्योंकि वी एस सोर्स की स्पीड है और टी क्या है, वो टाइम है जिसके अंदर वो आगे आया है। अब अगला जो वेव ये सोर्स इमिट करेगा, ये जो वेव इमिट करेगा उसकी तो वेवलेंथ यही वाली होगी, एक्चुअल वेव 4 सेकंड लेगा इसको इमिट करने में। लेकिन आप गौर से नोट करो, ये वेव जब यहां पे ऑब्जर्वर के पास आएगा, गौर से देखना, ये ऑब्जर्वर के पास आएगा, ये वेव अब पहले के मुकाबले में कंप्रेस हो गया। ये वेव अब पहले के मुकाबले में क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। क्यों कंप्रेस हो गया, समझिएगा बात को जरा। देखो इसको भी आपको समझाते हैं। इस वेव के आगे जाने की वेलोसिटी भी v है, इसके आगे जाने की भी वेलोसिटी v है, और यहां पे मैंने v को अज्यूम किया हुआ कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा बेटा आपके पास एक ये वेव हो और इस पूरे वेव की जो वेवलेंथ है ना वो आपको बता दी जाए, मान लीजिए 8 मीटर है, समझिएगा जरा, और एक आपके पास और वेव हो और इस वेव की जो वेवलेंथ है ना मेरे बच्चे वो बता दी जाए आपको कितनी है 4 मीटर है, और दोनों वेव आगे जा रही हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, ये भी और ये भी। समझिएगा बात को जरा। एक केस में यहां पे ये पॉइंट मौजूद है बच्चे, ये पॉइंट मौजूद है और ये पॉइंट मौजूद है, समझिएगा। दोनों अलग अलग केसेस हैं, ये मेरी एग्जांपल ए है, ये मेरी एग्जांपल बी है। मुझे एक बात बताओ, केस ए में, एग्जांपल ए में, इस पार्टिकल को जब ये वेव क्रॉस करेगी टाइम कितना लगेगा 4 सेकेंड। एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी। कितना डिस्टेंस कवर करना है 8 मीटर, पूरी वेव गुजर रही है तो 8 मीटर गुजरेगा इसके ऊपर से, और वी कितना है 2, तो 4 सेकेंड लगेंगे। यहां देखो, यहां पे t इज इक्वल टू एस बाई वी, 4 मीटर डिवाइड बाई 2, 2 सेकेंड। यहां पे 4 सेकेंड में ये वेव पास होगी और यहां पे 2 सेकेंड में वेव पास हो जाएगी। समझो, आपके पास ये जो सोर्स था इसने अपना वही वेव इमिट किया 1/4 साइकिल पर सेकेंड, या एक साइकिल 4 सेकेंड में। लेकिन यहां पे जो ऑब्जर्वर है इसे अब 4 सेकेंड में वेव पूरा नहीं मिलेगा, इसे 4 से कम टाइम में मिल जाएगा। क्यों? देखो, वेव कंप्रेस हो गई है, पहले के मुकाबले में छोटी हो गई है। अब देखो वेव की अगर मैं आपको लेंथ बताऊं तो भाई 4 मीटर तो ये डिस्टेंस कवर कर लिया ना, अभी निकाला था हमने, ये 4 मीटर हो गया समझाने के लिए, बचा हुआ कितना है 4 मीटर, और वेव की वेलोसिटी क्या मानी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्वर जो है इससे पूरी वेव गुजरने में अब टाइम कितना लगेगा भाई, ये पूरी वेव का डिस्टेंस कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 सेकेंड में पूरी वेव इसके पास से पास हो जाएगी। फिर समझो, आहिस्ता आहिस्ता समझो, कोई जल्दी नहीं है। देखो हुआ गया। अच्छा, किताब में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं हुआ किताब में उन्होंने उसको गोले गोले बना के एक्सप्लेन किया हुआ, मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट का बस फील ले लो। देखो देखो भाई हुआ क्या, फिर सुनो, स्टार्ट से बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो जो हमारा केस है इसके अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं, डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, डॉपलर इफेक्ट में क्या सीन है, अभी हमारे पास ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स मूव कर रहा है। पहला केस क्या है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। मैंने कह दिया भाई कि इसकी जो वेलोसिटी जिससे ये जा रही है दैट इज वी एस। अगर सोर्स ना जा रही होती, ऑब्जर्वर भी रुका हुआ होता, ये जो भी वेव इमिट करता वो ये डिस्टेंस x कवर करके आती, और इसको गुजरने में उतना ही टाइम लगता जितना यहां से वेव की इमिशन में टाइम था। गोया जितनी देर में इसने ऑसिलेट करके वेव इमिट की थी उतनी देर में ये ऑसिलेट करता। इसने 4 सेकंड में एक चक्कर किया था, ये भी 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता। गोया फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम मिल रही थी। ऑब्जर्वर का एयर ड्रम 4 ही सेकंड में वाइब्रेट करता, ये भी 4 सेकंड में ही इसने वेव प्रोड्यूस करी थी। अब मैंने आपको इस सूरत हाल यहां दिखा दी। मैंने कहा भाई ये वेव साइकिल मान लो एक यहां मौजूद है और ये सोर्स है, एट टाइम t इक्वल 0 की कंडीशन है, वेव बिल्कुल ऑब्जर्वर के ऊपर जाने के लिए तैयार बैठी हुई है। मैंने कहा
इस वेव को ऑब्जर्वर को टापने में, क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड के बराबर। मैंने आसानी के लिए बोला कि चल यार वेव आगे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ये टोटल वेव का डिस्टेंस है 8 मीटर, तो 8 मीटर को इसको कवर करने में 2 मीटर पर सेकंड से टाइम कितना लगेगा? 4 सेकंड। मैंने कहा 4 सेकंड में ये वेव इसके पास से पास होगी। ध्यान में रखना, सोर्स ने जो वेव प्रोड्यूस की थी वो भी 4 सेकंड में की थी, तो जो फ्रीक्वेंसी इसकी थी वो इसी की मिल रही है टाइम t = 0 पे, जब तक सोर्स ने मूव करना शुरू अभी नहीं किया। सही। ऑब्जर्वर का जो एयर ड्रम था वो 4 सेकंड में ऐसे एक बार पूरा वाइब्रेट हुआ, जो फ्रीक्वेंसी थी वही मिली। उसी 4 सेकंड में, जिस 4 सेकंड में ऑब्जर्वर भैया ये पहली वाली साइकिल एंजॉय कर रहे थे, ये जो था ये भी मूव करना शुरू हो गया, क्योंकि इसके बाद वेलोसिटी है vs। 4 सेकंड में ये कुछ आगे आएगा। गोया अब जो आपके पास सोर्स नया वेव प्रोड्यूस करेगा वो इस जगह से नहीं करेगा, कहीं आगे से करेगा। तो गोया पहले के मुकाबले में वेवलेंथ कंप्रेस हो जाएगी ऑब्जर्वर के लिए। जो सोर्स वेव इमिट कर रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उसका वेवलेंथ अभी भी वही है, ये 4 सेकंड में ही वेव निकाल रहा है। लेकिन अब की बार इसे क्रॉस करने में, ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में 4 सेकंड नहीं लगेंगे। क्यों? इसलिए देखो वेव की वेलोसिटी तो वही है जो पहले वाली थी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है मीडियम पे, मीडियम वही है अभी भी, वेव उतनी ही रफ्तार से जा रही है आगे, लेकिन अब वेवलेंथ कम हो गई है। जब वेवलेंथ कम हो गई है तो अब की बार इसे टाइम कम लगेगा। गोया 2 सेकंड में इसका ड्रम पूरा ऑसिलेट कर जाएगा। 2 सेकंड में वही ऑसिलेशन हो रही है जो पहले 4 सेकंड में हो रही थी। गोया ऑसिलेशन का रेट बढ़ गया, रैपिडली ऑसिलेट कर रहा है। गोया फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? बढ़ गई। पहले के मुकाबले में ज्यादा तेजी से एयर ड्रम ऑसिलेट कर रहा है, गोया फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, पिच बढ़ गई, श्रिल बढ़ गया। अब यही चीज उल्टा कर देते, चलो पहले उल्टा करके बाद में देखते हैं, पहले इसका डेरिवेशन देख लो जरा। अब जर्नलाइज कर ले भाई, जर्नलाइज करोगे तो आपके पास जो, अगर मैं इसी को देखूं मेरा बेटा, अगर मैं इसी को देखूं, ये देखो यहां से लेके यहां तक मेरे बच्चे, ये थी एक्चुअल वेवलेंथ जो टाइम t = 0 पे मौजूद थी, ये कंप्रेस वेवलेंथ है। अगर आप इसको देखो, ये टोटल जो एक्चुअल वेवलेंथ है, क्या मैं कह सकता हूं ये बराबर है लैम्डा प्राइम प्लस vs × t के। देखो ये वेवलेंथ नजर आ रही है, हाँ या ना? लैम्डा बराबर है लैम्डा प्राइम प्लस vs × t के। तो अगर मुझे लैम्डा प्राइम का वैल्यू चाहिए, ये बन जाएगा लैम्डा माइनस का vs × t। बोल भाई हाँ या ना? एक और चीज ध्यान में रखना, अगर आप लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा करोगे ना, जो डेल्टा लैम्डा होता है, कॉपी में नोट करना, ये कहलाता है डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ। क्या कहलाता है? डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ। और ये डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ बराबर होती है vs × t के। क्यों सर? देखो पहले ये पूरी जगह में वेव थी, अब जितनी जगह पे सोर्स ने डिस्टेंस कवर कर लिया वो माइनस कर दो, बाकी की जगह में वेव घुसी हुई है, गोया वेव इतना कंप्रेस हो गई है। पहले ये थी, अब इतनी जगह में आ रही है, गोया इतना वेवलेंथ शॉर्ट हो गया है। जब कभी भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा वेव हमेशा कंप्रेस होगी, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा वेव हमेशा एक्सपेंड होगी। कितना कंप्रेस या एक्सपेंड होगी? कैपिटल टी में जितना सोर्स मूव करेगा, कैपिटल टी टाइम में जितना सोर्स मूव करेगा। यहां पे कैपिटल टी टाइम में कितना मूव किया? vs × कैपिटल टी, तो इतना कंप्रेस हो गया। अभी दूर जाने वाले केस में देखेंगे इतना ही एक्सपेंड कर जाएगा। तो डॉपलर शिफ्ट किसके बराबर होती है मेरे भाई? vs × t के बराबर होती हैगी। क्लियर है? vs × t के बराबर। यहां पे आप जब लैम्डा को लाओगे, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ, तो ये माइनस का vs × t आ रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कंप्रेशन आया है। अभी अगले वाले केस में 2b के अंदर आप देखोगे तो वो प्लस vs × t आ रहा होगा, गोया एक्सपेंशन हुआ, वेवलेंथ बढ़ गई है। और एक और चीज, ये वेवलेंथ एक्चुअल वाली नहीं बढ़ी, सोर्स को अभी भी वही टाइम 4 सेकंड ही लग रहे हैं मिसाल के तौर पे एक वेव इमिट करने में। जो ऑब्जर्वर वेव रिसीव कर रहा है वो जल्दी हो रही है। क्यों? क्योंकि सोर्स उठ के इसके मुंह की तरफ आ रहा है। जब सोर्स करीब आ रहा है तो भाई जो वेव है वो श्रिंक होती जा रही है, कंप्रेस होती जा रही है, और वेलोसिटी वही है। तो भाई बड़ी वेव को उस जगह से गुजारने में टाइम ज्यादा लगेगा, और छोटी वेव को उस जगह से गुजारने में टाइम क्या होगा? कम लगेगा। तो रैपिड ऑसिलेशन होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया मेरा बेटा। अब अगर हम इसको यहां पे देखें, ये मैंने आपके सामने बनाया था। कैसे? ये टोटल वेवलेंथ है और ये इसके बराबर आ गई। ठीक है, अब लैम्डा की जगह पे मैं लिख सकता हूं ये वैल्यू जो लैम्डा की थी v/f, जो एक्चुअल वेवलेंथ है। लैम्डा प्राइम क्या है? जो ऑब्जर्वर को प्रिसीव हो रही है वेवलेंथ, अपेरेंट वेवलेंथ दैट इज बीइंग डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर। और वो कैसे आएगी भाई? अच्छा यहां देखो, v = f लैम्डा होता है। ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है वो कौन सी है? f प्राइम। और अब की बार वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, अपेरेंट वेलोसिटी वही है, मतलब वेलोसिटी जिससे वेव इसके पास आ रही है वो वही वाली है जिससे वेव रिलीज हुई थी।
अपेरेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्चुअल वेलोसिटी। क्या चीज चेंज हो गई है? वेवलेंथ चेंज हो गई है। जो अपेरेंट वेवलेंथ है, जो ऑब्जर्वर को वेवलेंथ नजर आ रही है, वो कम नजर आ रही है। क्लियर है? जो ऑब्जर्वर को अब की बार वेवलेंथ नजर आ रही है वो कम नजर आ रही है, क्योंकि सोर्स उसकी तरफ आ गई है। सोर्स जो वेव निकाल रही है वो तो अपनी एक्चुअल वेव निकाल रही है, लेकिन चूंकि उस वेव ने यहां तक आना है तो वो ऑब्जर्वर के केस में श्रिंक हो रही है। या इसको आप वाइस वर्सा यूं समझ लो, वो अपनी एक्चुअल वेव निकाल रहा है, 4 सेकंड के अंदर एक वेव निकाल रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान चूंकि फासला कम होता जा रहा है, तो वही वेव सेम वेलोसिटी से ऑब्जर्वर के पास से गुजर रही है, तो उसको टाइम कम लग रहा है उसको पूरा करने में। क्लियर है? तो अल्टीमेटली ये लैम्डा प्राइम यानी कि अपेरेंट वेवलेंथ चेंज हो गई। लैम्डा प्राइम क्या बन जाएगा? v डिवाइडेड बाय f प्राइम, वेयर v इज द स्पीड ऑफ साउंड इन दिस मीडियम। ठीक है, जो भी इस टेम्परेचर पे होगी, तो ये बन गया v डिवाइड बाय f प्राइम प्लस vs इंटू टी। टी क्या है भाई? टाइम पीरियड, कितने टाइम में ये वेव गुजरेगी, तो ये तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है यानी कि टाइम पीरियड है। ठीक है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अगर आप इस f प्राइम को इन्वर्स करोगे ना तो आपको अपेरेंट टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, अब मुझे f प्राइम का वैल्यू चाहिए तो भाई vs को यहां ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा बेटा v माइनस का vs डिवाइडेड बाय f विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f प्राइम। दोनों साइड्स को अगर मैं पलट देता हूं तो ये बनेगा f प्राइम डिवाइडेड बाय v विल बी इक्वल टू f अपॉन में आ गया v माइनस का vs। v को वहां फेंक देंगे उठा के, तो क्या बनेगा? f प्राइम विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v माइनस का vs इंटू आ गया f। आ गया। और इस फॉर्मूला से भी देख के आपको नजर आ रहा है कि f प्राइम इज ग्रेटर देन f, यानी कि समझिएगा, एक सेकंड में जितने साइकिल्स सोर्स ने ऑब्जर्व किए उसके मुकाबले में एक सेकंड में ऑब्जर्वर को ज्यादा साइकिल मिल रहे हैं। क्यों? नजर ही आ रहा है। सोर्स को 4 सेकंड लगे एक साइकिल निकालने में, ऑब्जर्वर ने वही 2 सेकंड में अपना पूरा साइकिल गुजार दिया। अगर सोर्स 4 सेकंड में एक बार ऑसिलेट पूरा किया और ये 2 सेकंड में ही ऑसिलेट पूरा कर गया, तो गोया इसको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो कैसी है? ज्यादा है। किसके मुकाबले में? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में। ठीक है, ज़हन में रहेगी ये बात। और यहां पे भी आप देखो, ये जो आपका न्यूमरेटर है ये बेसिकली ग्रेटर है और डिनोमिनेटर क्या है? लेसर है। सर कैसे पता चला? भाई अगर मैं लिखता हूं x डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो x कुछ भी है, यहां तो नीचे उससे कम ही होगा ना। x अगर 3 है तो 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1। गोया न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। गोया ओवरऑल वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर आ रही है। 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल वैल्यू f प्राइम की क्या होगी? बढ़ जाएगी। सही है भैया? इतना हिस्सा कॉपी कर लो। और अब की बार मैं आपको 2b सिखा रहा हूं, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो वो 2b के अंदर क्लियर कर ले, जब आपका सोर्स अवे मूव कर रहा है फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब देखो भैया, अगर जरा सा भी डाउट है ना, मन में कोई भी डाउट है, मन में, दिल में, फेफड़े में कोई एक आने का भी डाउट है ना, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन अब की बार हमारा केस हो जाएगा चेंज और उस केस को एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। कुल मिला के यही पढ़ने वाले केसेस होते हैं। जो केस 3 है वो तो फौरन से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। तो चलो देखो, अब की बार आपके पास क्या हो रहा है? सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देखो, बिल्कुल कोशिश करना कि एक एक चीज को समझते हुए जाओ। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ये मेरा बेटा आपके पास सोर्स है और अब ये जो भाई साहब सोर्स है ना, ये जा रही है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्लियर है? वही वाली कहानी मैं आपको बना के दिखा दूंगा। ये जो यहाँ पे इमेजिन कर रहा है, ठीक है, वही मैंने मिसाल मानी हुई है कि जो वेव की वेलोसिटी है यहाँ पे वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ मैंने मानी हुई है, जो ये एक्चुअल वेवलेंथ इमिट कर रहा है वो कितनी है? 8 मीटर है। ठीक है, तो इस लिहाज से आप देखोगे टाइम पीरियड इसका बन जाएगा 4 सेकंड, यानी कि एक वेव को पूरा किसी पॉइंट से पास होने में 4 सेकंड लगेंगे। और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो इसकी आएगी 1/4 हर्ट्ज या 1 साइकिल बाय 4 सेकंड। एक साइकिल कितनी देर में? 4 सेकंड में, या 1/4 साइकिल पर सेकंड, जैसे मर्जी समझ लो। यहां पे वही वाला v इज इक्वल टू f लैम्डा आप अप्लाई कर दोगे, और अगर लैम्डा का वैल्यू चाहिए तो क्या बन जाएगा भाई साहब? v डिवाइडेड बाय f बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसे ही है। और f बन जाएगा v बाय लैम्डा, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, अब देखो आगे। अब मेरा बेटा ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है सोर्स, ये आपके पास आ गया जनाबे वाला ऑब्जर्वर। ठीक है, इसको यहां ड्रॉ कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। चलो अब देखना शुरू करो। अब मेरा बेटा आपके पास सूरत हाल क्या है? ये है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास सोर्स, ये S सोर्स है, ये है मेरा बेटा आपके पास ऑब्जर्वर। मान के चल रहा हूं आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख लो। देखो देखो देखो, यहां पे जब टाइम t इक्वल 0 पे ऑब्जर्व किया गया तो ये सूरत हाल है। एट टाइम t इक्वल 0, टाइम t इक्वल 0 पे ये वेव बिल्कुल तैयार बैठी हुई है ऑब्जर्वर को क्रॉस करने के लिए। ऑब्जर्वर भाई मस्त यहां पे रेस्ट में बैठे हुए।
वेव की वेवलेंथ कितनी है भाई? वेव की वेवलेंथ कितनी है? हमें पता है वेव की वेवलेंथ है 8 मीटर, पता है ना अपने को ये वेवलेंथ कितनी है? 8 मीटर। वेव आगे कितनी रफ्तार से जा रही है? 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। तो इस ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? इसे 4 सेकंड लगेंगे। 4 सेकंड बोलो या आप बोलो कैपिटल टी टाइम पीरियड लगेगा इसको क्रॉस करने में, हमें समझ में आती है। अगर इसे क्रॉस करने में 4 सेकंड लगेंगे तो उसी 4 सेकंड में ये सोर्स रुका हुआ तो नहीं रहेगा भाई, सोर्स तो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और सोर्स की वेलोसिटी क्या मानी हुई है? 1 मीटर पर सेकंड। गोया सोर्स अवे मूव करेगा और कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है। तो भैया वी एस कितना माना हुआ है? 1 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना माना हुआ है? मैंने 4 सेकंड माना हुआ है। गोया 4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ये आपका हो गया 4 मीटर का डिस्टेंस, ये हो गया आपका वी एस इंटू टी 4 मीटर। 4 मीटर कवर करने के बाद अब की बार आपका सोर्स आ गया यहां पे, समझिएगा। ऑब्जर्वर भाई तो मूव करे ही नहीं, ऑब्जर्वर तो वहीं का वहीं है, ऑब्जर्वर तो वहीं का वहीं है, समझ आई? टाइम टी इक्वल 0 पे ये सूरत हाल थी। पहला साइकिल गुजरने में इसको लगे 4 सेकंड। अब ये आपके पास आ गया यहां पे, समझ गए? ये आ गया आपके पास, सोर्स आ गया आपकी बार यहां पे। अब 4 सेकंड में ये वापस अपना साइकिल निकालेगा। अब जो मेरा बेटा साइकिल होगा जो ऑब्जर्वर रिसीव करेगा वो चेक करो इस तरह का हो जाएगा। अब पहले के मुकाबले में आपको ये वेव लेंथ बड़ी नजर आ रही है। सर ये बड़ा क्यों हो गया? वजह यह है कि क्या वेव की वेलोसिटी चेंज हुई है? नहीं हुई है चेंज। गोया के ऑब्जर्वर को ये पूरी वेव गुजारने में, ऑब्जर्वर को जब ये पूरी वेव गुजरेगी तो टाइम अब ज्यादा लगेगा। क्यों? अरे भैया ये वेव थी, ये मान लो 8 मीटर थी और वेव की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो एक पॉइंट से वेव को गुजरने में टाइम कितना लग रहा है? 8/2 8/2 4 सेकंड। अगर यही वेव अब आपके पास हो जाए 12 मीटर की, सोचो, और वेव आगे जा रही है उसी 2 मीटर पर सेकंड से, तो वेव को गुजरने में टाइम कितना लगेगा? अब की बार टाइम लगेगा 6 सेकंड। गोया यही वेव अब जब इसके पास से पास करेगी तो इसे टाइम कितना लग रहा होगा? 6 सेकंड का टाइम लग रहा होगा। पॉइंट का फील आ रहा है? गोया के सोर्स ने जो साइकिल इमिट किया था, जो वेव पल्स इमिट की थी, 4 सेकंड में ऑसिलेट करके इमिट कर दी थी। ऑब्जर्वर तक जब ये पहुंचेगी तो ऑब्जर्वर का ड्रम यही वाली ऑसिलेशन, क्योंकि ऑब्जर्वर के लिए अपेरेंट वेवलेंथ बढ़ गई है, और तो ऑब्जर्वर को यही वाली वेव जो है वो कितनी देर में पूरी सुनाई देगी? 6 सेकंड में। गोया इसका एयर ड्रम 6 सेकंड में पूरा ऑसिलेट करेगा। गोया ऑसिलेशन आहिस्ता हो गई सोर्स के मुकाबले में, आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम हो गई। गोया इस केस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी लेस देन एफ। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। गोया मैं कहूंगा यहां पे v विल बी इक्वल टू एफ प्राइम इंटू लेमडा प्राइम। लेमडा प्राइम अपेरेंट वेवलेंथ, क्योंकि वो इसके लिए जो ऑब्जर्वर है उसके लिए बढ़ गई है। अच्छा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है। तो अगर मान लो आपके पास ये गाड़ी है और गाड़ी के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, सोर्स के साथ मूव कर रहा है, तो उसको वही फ्रीक्वेंसी एफ सुनाई दे रही होगी। ये सिर्फ इसके लिए, चूंकि डिस्टेंस बढ़ गया है तो इसके लिए अपेरेंट वेवलेंथ क्या हो गई? ये बढ़ गई। लेमडा प्राइम विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ प्राइम। ठीक है भैया, आ जाओ। अब क्या करना है? अब यहाँ पे देख लो, अगर मैं लेमडा प्राइम का वैल्यू लिखता हूँ, ये लेमडा प्राइम किसके बराबर आपको नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है लेमडा प्लस का वी एस इंटू टी। वही बात जो मैं कह रहा था, अगर मैं इस लेमडा को यहाँ ले आऊँ तो फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ, वही डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ अब की बार प्लस वी एस इंटू टी आ रहा है। तो अपनी कॉपी में कैटेगोरिकली इस बात को नोट कर लेना। क्या? अगर ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स जाएगा तो कंप्रेशन आएगा, यानी कि v माइनस वी एस होगा। अगर अवे जाएगा, जो सोर्स है ये अवे जाएगा फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो एक्सपेंशन आएगा और v प्लस वी एस होगा। नजर भी आ रहा है आपको? ठीक है, अभी आ भी जाएगा और नजर। लेमडा प्राइम की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई? v डिवाइडेड बाय एफ प्राइम लिखोगे। लेमडा की जगह पे क्या लिखोगे? v बाय एफ प्लस का वी एस डिवाइडेड बाय ये एक्चुअल वाला है f। ठीक है, v अपॉन एफ प्राइम विल बी इक्वल टू v प्लस का वी एस डिवाइड बाय एफ। दोनों साइड्स को पलट लेंगे तो एफ प्राइम डिवाइडेड बाय v विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाय v प्लस का वी एस। ये वहां चला जाएगा, ये बन जाएगा मेरा बेटा f प्राइम विल बी इक्वल टू v अपॉन v प्लस का वी एस, और ब्रैकेट के बाहर आ गया आपका f। ये बात मैं बता रहा था। सोर्स जब कभी भी आपका ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा तो अपॉन में क्या आएगा? v प्लस का वी एस। करीब आ रहा होगा तो क्या आएगा भाई? v माइनस का वी एस। और यहाँ पे आप देखो तो आपको नजर आ रहा है आपका न्यूमिनेटर छोटा है और आपका डिनोमिनेटर बड़ा है। क्यों? भाई अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x डिवाइडेड बाई x प्लस 2, तो ये अगर 3 है तो ये क्या बन जाएगा? 3 + 2 5। वह न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होगा और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा। तो न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, आंसर आता है 1 से छोटा। तो जब भी आपका आंसर 1 से छोटा आएगा इसका मतलब क्या है? आपकी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही बात मैंने आपको यहाँ पर बताई भी थी, ज़हन में रहेगी ये बात। कॉपी कर लो जल्दी से। अब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों को मूव कराने का वक्त आ गया है। अब देखो मेरा बेटा, जो हमारा काम है ना वो पूरा हो चुका है। अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारा बाग लगा हुआ था ना अब उसका फल खाना है। अगर मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दूं, ऑब्जर्वर
जब सोर्स रुकी हुई थी, ऑब्जर्वर जब मूव कर रहा था टूवर्ड्स द सोर्स, तो नेट वेलोसिटी क्या थी? v प्लस वी नॉट, क्योंकि v की रफ्तार से तो साउंड उसकी तरफ आ रही है, मजीद v नॉट से वो भी मूव कर रहा है, तो v प्लस वी नॉट। जब ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है तो आपके पास थी v माइनस वी नॉट की नेट वेलोसिटी। सिमिलरली ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स जब इसकी तरफ आ रही है तो वेवलेंथ कंप्रेस हो रही है, तो लेमडा प्राइम क्या आ रहा था? लेमडा प्राइम आ रहा था लेमडा माइनस का डॉपलर शिफ्ट यानी कि वी एस इंटू टी, यही पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। और जब सोर्स अवे जा रही है तो क्या आ रहा था? लेमडा प्राइम आ रहा था लेमडा प्लस का वी एस इंटू टी। और हमने कोई रट्टा नहीं मारा, सब समझाए। अब इसको हम सिर्फ देखेंगे। अब मेरा बेटा आपके पास पहला केस 3 ये क्या है? बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ये मेरा बेटा अब की बार क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, समझिएगा। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास है सोर्स और ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास है ऑब्जर्वर। जाहिर सी बात है अगर ये सोर्स है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो हमेशा हम वही वाली लेंगे ना जो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये तो भैया ये ऑब्जर्वर है और ये क्या है? सोर्स है। वी तो वही वाला लेंगे, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड तो वही वाली लेंगे जो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, क्योंकि साउंड एक 3 डायमेंशनल वेव है, वो तो हर डायरेक्शन में जा रही होगी। हम वही वाली लेंगे जो हमेशा कहाँ होगी? ऑब्जर्वर की तरफ। जहन में रखिएगा इस बात को, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप थोड़ी देर के लिए सोर्स को भूल जाओ सोर्स को, भाड़ में डालो सोर्स को। मान लो सोर्स रुका हुआ है, आप ये देखो क्या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है? जी सर। जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आता है तो क्या अपेरेंट वेलोसिटी जिससे साउंड वेव्स ऑब्जर्वर तक आ रही हैं वो चेंज हो जाती है? यस सर। और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है, गोया जो अपेरेंट वेलोसिटी है जिससे वेव्स ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगी वो क्या हो जाएगा? v प्लस वी नॉट, v प्लस वी नॉट। समझ आ गई? सिमिलरली अब ऑब्जर्वर को भाड़ में डालो, इसको छोड़ दो, इसको देखो, क्या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है? यस सर। तो क्या टाइम t इक्वल 0 के मुकाबले में अगले टाइम पर जो वेव होगी वो ऑब्जर्वर के लिए कंप्रेस हुई भी होगी? यस सर। भाई टाइम t इक्वल 0 पे एक वेव हो गई, अगले टाइम पे जो वेव होगी वो पहले के मुकाबले में क्या हो चुकी होगी? कंप्रेस अपेरेंट वेवलेंथ। तो आप बोलोगे लेमडा प्राइम विल बी इक्वल टू लेमडा माइनस का वी एस इंटू टी। पहले के मुकाबले में ये पुरानी वेवलेंथ और नई वेवलेंथ पहले से श्रिंक होके आ रही है, कंप्रेस होके आ रही है, जो भी पूरा सीखा था। तो गोया जो आपका ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा एफ प्राइम, वो अगर आपको मालूम करनी है तो एफ प्राइम विल बी इक्वल टू वी प्राइम डिवाइडेड बाय लेमडा प्राइम। भैया वी प्राइम क्यों है? वी प्राइम इसलिए है क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो अपेरेंट वेलोसिटी चेंज होती है जिससे वो वेव्स उसे मिल रही हैं। जब सोर्स मूव करती है तो अपेरेंट वेवलेंथ चेंज होती है जो वो रिसीव कर रहा होता है। तो दोनों ही चीजें चेंज हो गई यहां। तो वी प्राइम क्या हो जाएगा? वी प्लस का वी नॉट अपॉन में लेमडा प्राइम क्या हो जाएगा? अच्छा, लेमडा प्राइम का वैल्यू यहां से मजीद पहले सिंप्लीफाई करके निकाल लें। लेमडा की जगह मेरा बेटा मैं लिख सकता हूं वी डिवाइडेड बाय एफ, ये क्या एक्चुअल वेवलेंथ है तो एक्चुअल वेलोसिटी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, माइनस का वी एस डिवाइडेड बाय एफ। तो अगर मैं एलसीएम कॉमन कर लूं तो वी माइनस का वी एस बटे में आ गया ये एफ, यहां लाके पुट कर देंगे। v माइनस का वी एस बटे में आ गया f, ये f पलट देंगे तो ऊपर आ जाएगा। f प्राइम विल बी इक्वल टू v प्लस का v नॉट अपॉन v माइनस का वी एस इंटू f। समझ आ गई बात की? तो जनाब ये हो गया आपका टूवर्ड्स वाला केस। जब करीब आ रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना भाई। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी बढ़ने का ये मतलब है कि जो ऑब्जर्वर वेव्स गेन कर रहा होगा, यानी कि ऑब्जर्वर का एयर ड्रम जो ऑसिलेट कर रहा होगा वो कम टाइम में चक्कर पूरा करेगा निस्बतन सोर्स के वो ज्यादा टाइम में वो एक चक्कर निकाल रहा होगा। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? ऑब्जर्वर का जो एयर ड्रम है वो कम सेकंड में साइकिल पूरा करेगा और वो ज्यादा सेकंड में साइकिल निकालेगा। गोया इसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी, ज्यादा पिच का साउंड आएगा, ज्यादा श्रिल साउंड आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये चीज आप यहां से भी देख सकते हो। अगर मैं ऐसे लिखूं x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, मिसाल दे रहा हूं भाई। x का वैल्यू अगर आप 5 लेते हो मिसाल के तौर पे तो ऊपर 5 प्लस 2 7 हो रहा है, नीचे 5 माइनस 2 3 हो रहा है। न्यूमरेटर आपका हमेशा ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर हमेशा कम होगा। देखो ऊपर v में v नॉट ऐड हो रहा है, नीचे v से vs माइनस हो रहा है। तो न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर लेसर है, वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। तो 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा आएगी। अब मैं चाहूंगा इतनी बातें आपने समझ ली हैं, अब वीडियो को आप पॉज करो और अगर यही दोनों सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे से ऐसे अवे जा रहे हो, ये मान लो आपका सोर्स है ऐसे अवे जा रहा है वीएस वेलोसिटी से, ये मान लो ऑब्जर्वर है ऐसे अवे जा रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। अब इसके लिए आप फॉर्मूला ड्राइव करो और ध्यान में रखिएगा ये जो सोर्स की v है ना वो ऐसे आएगी। भैया सोर्स से जो साउंड निकलेगा वो तो
ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी। आप कौन सा लोगे भाई? आप हमेशा वही वाला लोगे जो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। अरे भैया यहां कोई खड़ा होगा उससे भी आवाज तो आ ही रही होगी, तो साउंड यहां भी जा रहा है, ठीक है। आप यही वाला लोगे, तो साउंड की डायरेक्शन से परेशान नहीं होना कि साउंड की दिशा या डायरेक्शन कैसे लेते हैं, वो हमेशा कहां होगा? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। चलो वीडियो को पॉज करके एक बार इसकी डेरिवेशन कर लो। सेम चीज आएगी, बस ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा। चलो 1 2, चलो देख लो जल्दी से। ऑब्जर्वर जो है, सोर्स को बाहर में डालो, ऑब्जर्वर को देखो, क्या ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है? यस सर। तो गोया कि अपीरेंट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो गोया v माइनस का v नॉट हो गया। यस सर। अब ऑब्जर्वर को बाहर में डालो, इसको देखो, क्या सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है? यस सर। पहले वेवलेंथ लैम्डा था, तो अब नया वेवलेंथ लैम्डा प्राइम बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लैम्डा प्राइम विल बी लैम्डा प्लस का vs इंटू टी, जैसे अभी सीखा था। लैम्डा क्या है भाई? v बाय एफ, vs इंटू टी, ये टी क्या है? 1 बाय एफ, तो ये हो गया f। ये हो गया आपका v प्लस का vs बाय एफ। f प्राइम विल बी इक्वल टू v प्राइम बाय लैम्डा प्राइम। चूंकि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों आपस में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए अपेरेंट वेलोसिटी जिससे वेव उस तक जा रही है वो भी चेंज हो रहा है, और अपेरेंट वेवलेंथ जो से मिल रही है वो भी चेंज हो रही है, ठीक है। अब v प्राइम कितना है? v माइनस का v नॉट। लैम्डा प्राइम कितना है? v प्लस का vs, f बटे में था उसको यहां पे लिया, इवन क्या आपके पास। अब देखो न्यूमरेटर आपके पास छोटा है और डिनोमिनेटर आपके पास ग्रेटर है, तो आंसर आपका 1 से छोटा आएगा। यहां देख लो भाई, इसको अगर मैं -2 कर दूं और इसे +2 कर दूं, तो देखो लेट्स से अगर मैं यहां पे x का वैल्यू 5 लेता हूं, तो 5 - 2 कितना हुआ? 3, 5 + 2 कितना हुआ? 7। x कुछ भी लेगा भाई, ऊपर से माइनस हो रहा है और नीचे प्लस हो रही है चीज, तो ओवरऑल वैल्यू हमेशा आपकी 1 से छोटी आने वाली है। यहाँ पे जब 1 से छोटी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हो किसी चीज को, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। तो आप f को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से छोटे नंबर से और f प्राइम मिल रहा है, तो f को जब 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका f प्राइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा होगा दैट इज लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दैट इज बीइंग इमिटेड बाय द सोर्स। अब क्रक्स बोल रहा हूं, क्योंकि इस केस के अंदर जो ऑब्जर्वर के पास वेव आ रही है वो वेव ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में टाइम ज्यादा ले रही है एज कंपेयर टू जो वेव बनाने में सोर्स टाइम ले रही है। ये पॉइंट कितने बच्चों को फील हो गया मुझे बता देना। एक और चीज ध्यान में रखना, जब फ्रीक्वेंसी अपेरेंट चेंज हो रही है तो अपेरेंट टाइम पीरियड भी क्या होगा? चेंज होगा। तो यही तो बताया अभी, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। तो अगर ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी कम मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्यादा टाइम लग रहा है वेव को उसे क्रॉस करने में। सही है। चलो छाप लो जल्दी से, आगे देखते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट तो आपने यकीनन अपने कोचिंग वगैरह में पढ़ लिया होगा। अब मजेदार बात, जो इससे रिलेटेड माजी में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, देखो एक तो आपने अभी क्या केस पढ़ा, मैं जरा रिवाइज करा दूं फिर समझिएगा। यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं सिचुएशन, यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं मेरे बच्चे फॉर्मूला फॉर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ही चेंज होती है ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, ठीक है। चलो सिचुएशन देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास सोर्स है और ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास ऑब्जर्वर है। हमने देखा जब सोर्स ऐसे आ रहा है, ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी vs, इसकी वेलोसिटी v नॉट, तो फॉर्मूला क्या होगा देख लिया। और वेलोसिटी ऑफ साउंड तो हमेशा जो ऑब्जर्वर की तरफ होगी वही लेंगे। इसके केस में आपने फॉर्मूला देख लिया, ये हो गया आपके पास जनाबे वाला v प्लस का v नॉट डिवाइडेड बाय v माइनस का vs। अभी पूरा ड्राइव कराया मैंने आपको। दूसरा केस आपने क्या देखा कि भाई ये सोर्स है, ये मेरे बच्चे क्या है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है विद सम वेलोसिटी v नॉट, सोर्स ऐसे जा रहा है विद सम वेलोसिटी vs, और जाहिर है ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो तो यही वाला लेंगे जो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है। इस केस में भैया हमने देख लिया f प्राइम विल बी इक्वल टू f इंटू v माइनस का v नॉट डिवाइडेड बाय v प्लस का vs, जो अभी अभी पढ़ के आए हैं, यही पढ़ा है आपने। अब जो 2 केसेस आपने नहीं पढ़े जिससे माजी में 3 बार सवाल आया है, 3 क्वेश्चन आए हैं, गिन के बता रहा हूं 3 बार क्वेश्चन आया, ठीक है। वो एक आपके पास क्या है, अब देखो जल्दी से। ये पहला क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले सिचुएशन देखो। ये मेरा बेटा आपके पास सोर्स है जो vs वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है, और ये मेरा बेटा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ऑब्जर्वर है जो ऐसे मूव कर रहा है और साउंड भी ऐसे आ रही है। अब इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा अभी देखते हैं, ड्राइव करते हैं पूरा बाकायदा। और दूसरा केस आप समझ गए होंगे, ये सोर्स है, ये ऐसे मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी vs, ऑब्जर्वर है ये भी ऐसे मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी vo, और जो साउंड है, साउंड ऐसे जाएगा। साउंड का ताल्लुक इससे नहीं है ऑब्जर्वर कहां जा रहा है, ऑब्जर्वर कहां है, साउंड उसकी तरफ जा रहा है।
भैया ये साउंड की जो वेलोसिटी है वो हर डायरेक्शन में होगी, ऐसे आपकी तरफ भी निकल के आ रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, आप सिर्फ वो लोग हैं जो ऑब्जर्वर की तरफ वेव फ्रंट्स जा रहे हैं, ठीक है। चलो वेव फ्रंट क्या है, भाड़ में डालो, भाड़ में डालो, ठीक है। अभी नहीं पढ़ा, अगला चैप्टर हमारा पूरा उसी पर है, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट, फिजिकल ऑप्टिक्स वाला। खैर अब बच्चे पहले मैं ये वाला केस डिस्कस कर लेता हूं। देखो ये वाला केस, ठीक है। अब इसमें आप नोट करो, जो हमारी किताबों में केसेस इंक्लूड होते हैं ना, वो ये दो नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान बोर्ड की किताब देखोगे तो उसमें आखिरी सवाल चैप्टर वेव्स का जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है, लेकिन किताब में इसका डेरिवेशन नहीं दिया हुआ। अब समझो इसी डेरिवेशन से होगा। वो ये मान के चलते हैं कि भाई बच्चे को जब ये सिखा दिया तो उसको आ जाएगा, तो आ भी जाना चाहिए। देखो हमें क्या पता है, सोर्स को डालो भाड़ में, जब ऑब्जर्वर और ये मूव करेंगे ना, पहली बात तो ये क्लियर रखना, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों चीजें मूव करेंगी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी v प्राइम बाय लैम्डा प्राइम से आएगी। क्यों? अपेरेंट वेलोसिटी जिससे वेव्स ऑब्जर्वर के पास आ रही हैं वो भी चेंज होगा और अपेरेंट वेवलेंथ भी चेंज होगी। पहली बात तो ये क्लियर रखना। अब देखो सोर्स को डालो भाड़ा में, ऑब्जर्वर को देखो, ऑब्जर्वर साउंड सोर्स की तरफ जा रहा है या अवे जा रहा है? अवे जा रहा है। भाई साहब जब अवे जा रहा है तो v प्राइम क्या हो जाता है, v माइनस v नॉट हो जाता है। अभी पूरा ड्राइव किया था पूरा कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ अब ऑब्जर्वर को भाड़ में डालो, सोर्स को देखो, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है या दूर जा रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। गोया टाइम t इक्वल 0 पे पहला साइकिल यहां इमिट करेगा, अगला साइकिल यहां जाके इमिट करेगा। गोया के वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। अपेरेंट वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कंप्रेस। गोया के वीएस लैम्डा माइनस वीएस इंटू टी, ये एक्चुअल वेवलेंथ थी, ये एक्चुअल वेवलेंथ। जब सोर्स आगे आ जाएगा, जितने टाइम में एक वेव उसे क्रॉस करेगी तो अगली वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी बाय डॉपलर शिफ्ट। पढ़ चुके ये बात। अब क्या करेंगे, लैम्डा प्राइम को, बल्कि लैम्डा प्राइम ही रहने दो, ठीक है। लैम्डा प्राइम विल बी इक्वल टू, लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा, v बाय एफ माइनस का वी एस बाय एफ। क्लियर है? क्या बनेगा, v माइनस वी एस अपॉन में एफ आ गया, यहां लाके पुट कर दे भाई। एफ प्राइम विल बी इक्वल टू, v प्राइम की जगह आ गया v माइनस का वी नॉट अपॉन में आ गया v माइनस का वी एस और ऊपर आ जाएगा f। ये f नीचे से ऊपर आ गया, ये इस केस में फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? बलूचिस्तान बोर्ड का आखिरी सवाल अटेम्प्ट करना इस फॉर्मूले से हल हो रहा होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का फील आया, कॉन्सेप्ट क्यों बड़े पढ़ाए जाते हैं। यही सेम जो बलूचिस्तान बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज के पास पेपर में भी आपको मिल जाएगा। अब इस केस को देखो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा वीडियो पॉज करो और इसका सवाल खुद से अटेम्प्ट कर लो एक बार, ठीक है। चलो देखो, कर लिया। देखो इधर इस वाले केस का बता रहा हूं भाई साहब मैं। देखो सोर्स को भाड़ में डालो, ऑब्जर्वर को देखो, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है और वी ऐसे आ रहा है, तो गोया जो अपेरेंट वेलोसिटी होगी, ये आखिरी वाला केस बता रहा हूं, ये चौथा वाला, ठीक है। v प्राइम जो होगा मेरे बच्चे वो क्या बन जाएगा, v प्लस का v नॉट, क्योंकि v एक सेकंड में ये v मीटर आगे आएगा, ये एक सेकंड में v नॉट मीटर आगे जाएगा, अगर इसकी वेलोसिटी v नॉट मीटर पर सेकंड है। तो अपेरेंट चेंज कितना हो गया, v प्लस v नॉट का हो गया, ठीक है। इतने मीटर हो रहे हैं पर सेकंड में चेंज। सिमिलरली अगर मैं लैम्डा प्राइम की बात करूं तो ऑब्जर्वर को छोड़ो जरा, सोर्स को देखो, सोर्स दूर जा रहा है, तो भैया टाइम t इक्वल 0 पे जब ये साइकिल इमिट करेगा तो ये डिस्टेंस होगा। अगले टाइम में भाई ये कुछ यहां पहुंच चुका होगा, तो अपेरेंट वेवलेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि लैम्डा प्राइम विल बी लैम्डा प्लस का वी एस इंटू टी। बस हो गया सवाल सॉल्व। v डिवाइडेड बाय f प्लस का वी एस डिवाइडेड बाय f। लैम्डा प्राइम विल बी इक्वल टू v प्लस का वी एस बटे में आ गया आपका f। सही है, राइटिंग को इग्नोर करना, जज्बात देखो बस, ठीक है। चलो अब इसका क्या करना है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। f प्राइम विल बी इक्वल टू v प्राइम बाय लैम्डा प्राइम। v प्राइम कितना है, v प्लस का v नॉट, लैम्डा प्राइम कितना है, v प्लस का वी एस, जो बटे में f था वो यहां आ गया। ये फॉर्मूला है जब ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपने रट्टा नहीं मारना, समझना है मैंने कैसे बताया। क्लियर है? कॉपी कर लो, इफेक्ट ऑफ मीडियम बी देख लें जल्दी से। अब मेरा बेटा हमारे पास इफेक्ट ऑफ मीडियम का एक बार क्वेश्चन माजी में भी आया हुआ है और सिंध बोर्ड की जो नई किताब आई है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 में भी उन्होंने तस्करा किया, पढ़ चुके हैं, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास v है, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसके अंदर, स्टिल एयर के अंदर। स्टिल एयर मतलब जब आपके पास हवा नहीं चल रही, रुकी हुई है। अब दो ही केसेस हो सकते हैं मेरा बेटा आपके पास, अगर आपके पास जो मीडियम है वो मूव कर रहा है, हो सकता है आपके पास जो एयर है वो मूव कर रही हो इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में v है, हो सकता है वो मूव कर रही हो रिवर्स डायरेक्शन में। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमारे कोर्स में ये दो ही केसेस शामिल हैं। अगर मेरा बेटा आपके पास साउंड एक सिम्प में जा रही है और एयर भी उसी सिम्प में चल रही है, तो गोया वो साउंड की वेलोसिटी को ऐड कर देगी,
पॉइंट समझ में आ रहा है? गोया वो साउंड की वेलोसिटी को क्या करेगी, ऐड कर देगी। भाई हवा भी चल रही है, भाई सोचो एयर का पार्टिकल है जिसके पास साउंड एनर्जी है, इसके आगे जाने की एक रफ्तार है और अल्टीमेटली जो एयर है वो भी इस पार्टिकल को आगे लेके जा रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? भाई एक तो एयर का पार्टिकल रुका हुआ है, ये आगे जा रहा है, एनर्जी को दूसरे को दे रहा है। अगर ये पार्टिकल आगे चलता हुआ जा रहा है और अब ये चलते चलते मजीद आगे जाके एक्सेलरेट होकर अपनी एनर्जी दूसरे को दे रहा है, तो गोया साउंड तेजी से प्रोपोगेट करेगी। गोया के बच्चे आप जहन में रखना, अगर मीडियम, गौर से देखना, अगर मीडियम सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि जैसे एयर है, एयर की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में जहां पे आपके पास वेलोसिटी ऑफ द साउंड है, तो आप v की जगह पे लिखोगे v प्लस वी एम, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्या बोला? साउंड ऐसे जा रहा है, मीडियम भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसे एयर है, एयर भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आप v को रिप्लेस कर दोगे v प्लस वी एम से, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। और अगर जो आपका एयर है ये क्या कर रहा है मेरा बेटा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप v को रिप्लेस कर दोगे किससे, v माइनस वी एम से, ऊपर भी नीचे भी। पॉइंट समझ में आ गया? एयर ऐसे जा रहा है, मिसाल दे रहा हूं, एयर ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी ऐसे जा रहा है, तो v प्लस वी एम विल बी द नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। साउंड ऐसे जा रहा है, एयर ऐसे जा रहा है, v माइनस वी एम इसकी नेट वेलोसिटी होगी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी निकालते वक्त। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये हमारे पास डॉपलर इफेक्ट था। अभी डॉपलर इफेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, इसके क्वेश्चंस बाकी हैं जो हम अगले लेक्चर में करेंगे, और इसकी कुछ जो बुनियादी बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो हमारे कोर्स से रेलेवेंट है वो भी अगले लेक्चर में देख रहे होंगे। तो आपने मुझे बताना है कि यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हो।